नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBCs के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन किए गए थे। अफ्रीका पर दूसरा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के महासचिव भारत की यात्रा पर आए। भारत ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस पर अपनी दूरसंचार कूटनीति का उत्सव मनाया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम और अन्य बनाम बिमल कुमार शाह एवं अन्य मामले में निर्णय दिया है कि कानून का पालन किए बिना भूमि अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 300A में उपबंधित संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार व मानवाधिकार दोनों प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार अर्थात कानून की उचित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। खबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। संपत्ति के संवैधानिक अधिकार की न्यूनतम सीमा में 7 बुनियादी प्रक्रियागत उप अधिकार शामिल हैं, जिनका पालन करना होगा। ये उप अधिकार सभी उप अधिकार नहीं है, बल्कि कुछ उदाहरण भर है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। इसी के साथ भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के मूल संविधान 1950 में अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट रूप से मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31(1) जोड़ा गया था। इसके अनुसार राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। खबर के आखिर में बात करते हैं अनुच्छेद 300A के तहत 7 बुनियादी प्रक्रियागत उप अधिकार या कर्तव्यों के बारे में। पहला है नोटिस प्राप्त करने का अधिकार, यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करें कि वह उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है। दूसरा है सुनवाई का अधिकार, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अधिग्रहण पर व्यक्ति की आपत्तियों को सुने। तीसरा है तार्किक निर्णय का अधिकार, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो संपत्ति अधिग्रहण करने के अपने निर्णय के बारे में व्यक्ति को सूचित करे। चौथा है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि केवल सार्वजनिक उद्देश्यों से ही किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है। पांचवा, अधिग्रहण के बदले मुआवजा या प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। छठा है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण की प्रक्रिया को दक्षतापूर्वक और निर्धारित समय सीमा के भीतर संचालित करना सुनिश्चित करे। और अंतिम है निर्णय तक पहुंचने का अधिकार। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की। वर्तमान में पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के लिए उपलब्ध कुल आरक्षण क्रमशः 37% और 45% है। ये राज्य 50% तक आरक्षण देने की व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में कुल आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का निर्णय दिया था।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की उपयुक्त सिफारिश इस सीमा के दायरे में ही रहेगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के बारे में बात करें तो एनसीबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के जरिए संविधान में अनुच्छेद 338 बी को जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके साथ ही आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनका पद और वेतन स्तर भारत सरकार के सचिव के पद व वेतन स्तर के बराबर होता है। एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। यह आयोग नई जातियों या समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने या किसी समुदाय या जाति को ओबीसी सूची से बाहर करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सिफारिशों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा एनसीबीसी प्रतिवर्ष और जरूरत पड़ने पर किसी अन्य समय भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि सरकार इसकी सिफारिशों से सहमत नहीं है तो उसे इसके कारण बताने होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन किए गए थे। यह रिपोर्ट एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ट्रैकर टॉप 10 वीपीएन ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में कुल 7,956 घंटों तक इंटरनेट पूरी तरह से बाधित रहा था। इससे लगभग 59.1 मिलियन इंटरनेट यूजर्स प्रभावित हुए थे। खबर को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए मौजूद कानूनी फ्रेमवर्क पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश मुख्यतः दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया जाता है। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। केवल संघ या राज्य के गृह सचिव ही इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी कर सकते हैं। एक समिति इस आदेश की 5 दिनों के भीतर समीक्षा करती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में केंद्र के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी या राज्य का गृह सचिव इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी कर सकता है। शटडाउन के आदेशों को जारी करने के प्रमुख आधारों में शामिल हैं सार्वजनिक आपातकाल, लोक सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना आदि। इसके अलावा साल 2017 के नियम एक समीक्षा समिति के गठन का भी प्रावधान करते हैं। इसकी अध्यक्षता संघ के मामले में कैबिनेट सचिव और राज्य के मामले में मुख्य सचिव करते हैं। साल 2017 में इन अस्थायी निलंबन नियमों के लागू होने के बावजूद भी गृह सचिव स्तर की बजाय जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन आदेश देना जारी रखा गया। इससे जुड़े अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की बात करते हैं। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 मामला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। खबर के आखिर में संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध। इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय कुछ सेवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। और इंटरनेट शटडाउन की प्रभावशीलता। इंटरनेट शटडाउन के प्रभावों तथा लोक सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल से निपटने में इसकी प्रभावशीलता पर अध्ययन भी करना चाहिए। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। अफ्रीका पर दूसरा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक संवाद वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। इस संवाद का उद्देश्य अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए विचारों को साझा करना और संस्थागत, तकनीकी एवं द्विपक्षीय तालमेल विकसित करने के तरीकों का पता लगाना है। गौरतलब है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी।
इस घटनाक्रम के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अफ्रीका पर यह ऐसा पहला संवाद था। खबर की शुरुआत में भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है, समझ लेते हैं इसे। सामरिक महत्व। अफ्रीका भारत की समुद्री सुरक्षा नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार को समुद्री डकैती से बचाने आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व। अफ्रीका में तेल, गैस, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है। इसी तरह अफ्रीका का बढ़ता बाजार भारतीय व्यवसायियों के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों हेतु अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्व की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग दोनों पक्षों के सतत विकास संबंधी साझा लक्ष्यों के अनुरूप है। इसका उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और अंत में बहुपक्षीय दृष्टि से महत्व के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग भारत के वैश्विक प्रभाव तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाता है। चलिए अब भारत अफ्रीका संबंधों में मौजूद चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली चुनौती है चीन कारक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और निवेश के माध्यम से अफ्रीका में चीन का बढ़ता प्रभाव अफ्रीका में भारत के हितों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। इसके बाद है सुरक्षा। अफ्रीका के कई देश लगातार संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता की दौर से गुजर रहे हैं। इससे भारतीय निवेश, भारतीय प्रवासियों और भारत द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं पर खतरा व जोखिम बना रहता है। और अंत में नस्लीय तनाव। अफ्रीकी छात्र भारत में उनके उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव की शिकायत करते रहते हैं। अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। पहला है कंपाला सिद्धांत 2018। यह भारत अफ्रीका साझेदारी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों का सेट है। इनमें समानता से एक साथ विकास करना, स्थानीय भागीदारी आदि शामिल है। अगला है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। यह जापान के साथ साझेदारी में अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल है। इसके साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC को शुरू किया गया है। यह पहल अफ्रीकी देशों के पेशेवरों और छात्रों को भारत द्वारा क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करती है। और अंत में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR पहल, जिसके अंतर्गत 2019 में चक्रवात प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिए ऑपरेशन सहायता और 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान सार्क के महासचिव ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की स्थिति पर चर्चा की। सार्क 2016 से ही निष्क्रिय अवस्था में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19वां सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में 2016 में आयोजित होना था, परंतु सीमा पार आतंकवाद संबंधी चिंताओं के कारण इस सम्मेलन को निरस्त कर दिया गया था। तब से ही यह संगठन सक्रिय नहीं है। इसके बाद से भारत ने अन्य संगठनों के माध्यम से दक्षिण एशिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन संगठनों में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN आदि शामिल हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1985 में ढाका में सार्क चार्टर के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क में सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं और द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इसके विचार विमर्श से बाहर रखा गया है। भारत के लिए सार्क के महत्व की बात करें तो यह भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। यह क्षेत्र के साझा मुद्दों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है और साथ ही ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच भी है। इस संगठन की विफलता के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि
भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच अर्थव्यवस्था, भौगोलिक आकार इत्यादि के आधार पर विषमता मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद सार्क के प्रभावी कामकाज में बाधा डालते हैं और तो और सार्क के पास विवादों को सुलझाने या विवादों में मध्यस्थता करने की कोई व्यवस्था नहीं है। खबर के आखिर में सार्क की उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। सीमा शुल्क कम करने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, सार्क इंटरनेशनल कॉलेज बांग्लादेश जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है और सदस्य देशों के कल्याण हेतु सार्क विकास कोष की स्थापना भी की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। भारत ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस पर अपनी दूरसंचार कूटनीति का उत्सव मनाया। दूरसंचार कूटनीति यानी टेलीकॉम डिप्लोमेसी ने नए व्यावसायिक उद्यमों को आकर्षित करने, साझेदारी स्थापित करने और वैश्विक दूरसंचार परिदृश्य में भारत की नेतृत्वकर्ता की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद की है। खबर के शुरुआत में दूरसंचार कूटनीति के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है भागीदार देशों और टेलीकॉम चिप कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी। इसके तहत यूएस इंडिया ओपन रेडियो एक्सेस यानी ORAN नेटवर्क एक्सेलरेशन रोड मैप को औपचारिक रूप दिया गया है। दूसरा है सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का आदान प्रदान। भारत अमेरिका सहयोग ने स्पेक्ट्रम आवंटन, सेवा आश्वासन की गुणवत्ता आदि में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों पर संवाद को शुरू करना सक्षम बनाया है। गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग DOT भारत में क्वांटम संचार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सहयोग की संभावनाओं को तलाश रहा है। आखिरी है इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का रूपांतरण। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC को 2025 तक वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस जैसा वैश्विक आयोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। दूरसंचार कूटनीति की उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय कंपनियों ने पिछले साल 25,200 करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरण और सहायक उपकरण निर्यात किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों और नेतृत्व की स्थिति को सुरक्षित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व रेडियो दूरसंचार सम्मेलन WRC में भारत की सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप हवाई क्षेत्र और समुद्र में भारतीय ऑपरेशंस के लिए स्पेक्ट्रम सुरक्षित हुए हैं और भविष्य में 5G नेटवर्क की स्थापना को सक्षम बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन WTSA का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रणालियों के लिए मानकों की भावी दिशा को तय करना है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है सुखदेव थापर। महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी सुखदेव थापर को उनके जन्म दिवस 15 मई पर याद किया गया। सुखदेव थापर का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित किया था। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उस दिन यानी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। हम इनसे साहस, देशभक्ति, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अस्थमा आदि के उपचार से संबंधित कई दवाइयों के मूल्य में कटौती की है। NPPA का गठन 1997 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक से को लैंडिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई ऋणदाता साझेदारी बनाकर व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स के कार्यान्वयन पर कार्यशाला आयोजित की है।
भारत नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण प्लेटफॉर्म विकसित करने पर काम कर रहा है। यह शाम के समय चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त तड़ित झंझा पवनें हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेंदुओं के माइटोजिनोम पर एक हालिया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इससे तेंदुओं की संभावित उत्पत्ति के बारे में जानकारी सामने आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिजिक्स के एक अध्ययन ने आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार प्लंजिंग रीजन का पहला पर्यवेक्षणात्मक प्रमाण प्रस्तुत किया। भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के कुछ वर्षों में उड़ान भरने की संभावना है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करना है, साथ ही चंद्रमा की सतह पर खोज करने में विशेषज्ञता हासिल करना है। रोज TTA फोल्ड पूर्वानुमान लगाने में सक्षम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर टारगेट को खोजने की विधि में आमूल-चूल परिवर्तन लाने एवं ड्रग टारगेट इंटरैक्शन को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता से युक्त है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।